नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया, एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान विधानसभा चुनावों में नाम वापसी का काम पूरा हो गया है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। नाम वापसी के काम के बाद सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। पार्टी के 4 दर्जन से ज्यादा नेता बगावत कर पार्टी को ही कमजोर करने में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं। कुछ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नेता तो चुनावों से पहले दल बदल कर कांग्रेस में चले गए थे, जिसमें से कई को कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। बाड़मेर की शिव सीट पर बीजेपी के 2 बागी जालम सिंह रावलोत और रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। इस बीच बीजेपी के कुछ बागियों को उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत अजमेर में देखी जा रही है। अजमेर को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। वो यहां से सांसद भी रह चुके हैं। यहां की 8 सीटों पर लगभग हर सीट पर बीजेपी का बागी उम्मीदवार पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। यहां पार्टी के 8 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीकर, जयपुर, अलवर में भी पार्टी के कई बागी मैदान में डटे हुए हैं। लगभग हर जिले के अंदर बीजेपी में बगावत दिखाई दे रही है, तो कई सीटों पर पार्टी की गुटबाजी भारी पड़ रही है। बीजेपी वसुंधरा समर्थक और वसुंधरा विरोधियों में बंट गई है। बीजेपी के जिन बागियों ने पार्टी को संकट में डाल दिया है, उसमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, डिडवाना से यूनुस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादू, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत और खंडेला से बशीरधर बाजिया प्रमुख हैं। उधर झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचंद धायल, सवाई माधोपुर से आशा मीणा, संगरिया से गुलाब सिंवर, साचौर से जीवाराम चौधरी, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, बयावर से इंदर सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित और लुड़करण सर से प्रभुदयाल सारस्वत भी बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस समय नरेंद्र तोमर के बेटे के कथित वीडियो ने हलचल मचा रखी है।
कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि तोमर के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद मोदी और ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इस मामले की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। राहुल ने लोगों से सवाल भी किया कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगता है। नैतिकता का मापदंड कहता है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। सिर्फ किसी थाने में एफआईआर से बात हल नहीं होगी। अगर वीडियो सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। तोमर को एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। या तो वो इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। नरेंद्र तोमर अपने बेटे के कथित वीडियो के चलते खुद तो मुश्किल में घिर ही गए हैं, साथ ही पूरी बीजेपी ही मुश्किल में दिख रही है। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा रखा है। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। वो अपने मित्र के लिए काम करते हैं। बीजेपी ओबीसी वर्ग को कभी भी सम्मान और उनका हक नहीं देगी। मोदी सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, जिसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में 53 अफसर हैं, लेकिन ओबीसी सिर्फ 1 है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश की सरकार एमएलए नहीं चलाते, ये सब जानते हैं। सरकार तो अफसर चलाते हैं। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एमपी में ओबीसी की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में ओबीसी अफसर कितने हैं? सिर्फ 1। आज बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार एमएलए नहीं चलाते। राहुल ने कहा कि मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। मैंने जातिगत जनगणना की बात कर दी। इनके दिमाग से जाति की बात ही गायब हो गई है। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तीस नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम पार्टी ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई और 5 बार से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी छठी बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं और बीते दिनों अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ओवैसी भी दिखे। वो उनके विधानसभा क्षेत्र चंद्रयान गुट्टा पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता के आशीर्वाद के लिए अपील भी की। इस दौरान उनके साथ काफी सारे लोग मौजूद थे। वो घर घर जाकर चुनाव में जीत के लिए मतदान करने की बात कह रहे थे। बता दें, ओवैसी ने अपने डोर टू डोर कैंपेन अभियान की शुरुआत ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के कारवा और नामपल्ली विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के साथ की थी और इस वक्त वो अपने भाई के प्रचार के लिए घूम रहे हैं। बता दें, तेलंगाना में ओवैसी खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके भाई 1 सीट पर। ये वोट करते हैं, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि परिवारवाद से वोट कर सकते? हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है नूरुद्दीन, वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए इतने लोग आज खड़े हैं हमारे साथ। पब्लिक रैलियों से ज़्यादा जो है पद यात्रा पर आप ज़्यादा यकीन लगता है। पिछले बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे, इस बार भी पैदल। नहीं, हम दोनों चीज़ें करते हैं। सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं। बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं बराबर। लोगों से क्या रिएक्शंस मिलती, सबसे अच्छी और सबसे बुरी, जो आपको लगता है कि हाँ इस पर मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है। उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग और बिलखुसूस छोटे बच्चे अकबर सर बोलते हैं। तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।
अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्रा हर्बल रेमेडीज़ के रूह रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने। क्या नाम है भाई आपका? नूरुल हुदा भाई, आप मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? आपके पास 8 दिन पहले। 8 दिन पहले आए थे। आपको क्या हुआ था? कैंसर। कैंसर कहाँ पे हुआ था? ज़बान। ज़रा दिखाइए ज़बान। अच्छा, ज़बान पे हुआ था। फिर आपने क्या किया इलाज करने के लिए? इलाज करने के लिए मैं चेकअप कराया, तो इस्माइलिया में गया। इस्माइलिया गए? इस्माइलिया हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर सुल्तान प्रधान। अच्छा। और उसने तारीख भी दे दिया था, 27 तारीख को बोले आप एडमिट हो जाओ, 28 को आपका ऑपरेशन हो जाए। क्या चीज़ का ऑपरेशन करते हैं? कैंसर का। ज़बान काटते हैं आपकी? हाँ, ज़बान काट देते हैं। उसके बाद आप मेरे पास आ गए? उसके पहले मैं आपके पास। अच्छा, एडमिट होने से पहले मेरे पास आ गए। हाँ। आए तो फिर क्या हुआ? मैंने आपको दवाई दी। हाँ, कितने दिन की दवाई दी? 15 दिन की। अभी कितना दिन हुआ? 8 दिन हुआ। 8 दिन में आपको कितना आराम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह 50% को अबव है। 50% मान लेना 8 दिन में। हाँ। आपका नाम क्या है? नूरुल हुदा। आप रहते कहाँ हो? वैतालपाड़ा मौलाना आजाद। आपका मोबाइल नंबर बोलो जोर से। 9322 610 711। तो आपका ख्याल है कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह? 15 दिन ही में हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलिए। छब्बीस अक्टूबर को अचानक से कतर की एक निचली अदालत ने भारत के 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। भारत सरकार ने इसे हैरान कर देने वाला कदम बताया। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस मुद्दे पर भारत ने तुर्की और अमेरिका से मदद हासिल करने की कोशिश की। अब इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को भी मदद का अहम जरिया माना जा रहा है। अपूर्व सैनिकों के परिवार वाले दूसरी बार जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कतर ने इटली की फिनकैंटियरी कंपनी के साथ एक डील की है। ये कंपनी जहाज बनाने का काम करती है। कतर ने यह बात सार्वजनिक रूप से मानी है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 16 जून 2016 को फिनकैंटियरी और कतर के रक्षा मंत्रालय ने इटली के साथ कतर नौसेना के लिए 7 जहाजों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री, कतर नौसेना के तत्कालीन कमांडर और फिनकैंटियरी के सीईओ गिउसेप बोनो भी मौजूद थे। 4 बिलियन यूरो के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कतर को 100 मीटर से ज्यादा लंबाई के 4 कॉर्वेट जहाज, 1 एम्फीबियस जहाज और 2 गश्ती जहाज मिलने थे। जहाज़ों की डिलीवरी के बाद कतर अगले 15 सालों तक इन जहाज़ों की सर्विसिंग करेगा। कतर का ये ऑर्डर 2024 तक पूरा करना है। वहीं पनडुब्बी बनाने वाली काबी कंटिन्यू नामक की एक इटालियन कंपनी ने मई 2021 में इटली की संसद के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे एक विदेशी ग्राहक को 2 पनडुब्बियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला या नहीं, उस पर कोई खबर नहीं आई। न इस बारे में कि काबी कंटिन्यू ने कभी ये बताया कि वो किस देश के लिए पनडुब्बी बना रही है, और न ही कतर ने कभी ये बताया कि क्या वो किसी कंपनी से पनडुब्बियां बनवा रहा है। इस बीच ये जानकारी मिली कि इटली की जहाज बनाने वाली 2 कंपनियों ने एक डील साइन की। इस कॉन्ट्रैक्ट पर इटली की नौसेना के प्रमुख एडमिरल एनरिको क्रेंडिनो और फिनकैंटियरी के सीईओ पियरोबर्टो फोलिगिरो और काबी कंटिन्यू के सीईओ अल्बर्टो विला ने हस्ताक्षर किए। हालांकि जब इन दोनों कंपनियों से सवाल किए गए तो काबी कंटिन्यू ने जवाब देने से मना कर दिया, जबकि फिनकैंटियरी कंपनी ने कहा कि उन्होंने काबी कंटिन्यू कंपनी से डील जरूर की है, पर यह डील कतर के लिए पनडुब्बी बनाने को लेकर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व नौसैनिकों पर इसी डील से जुड़ी जानकारी लीक करने के आरोप लगे। इससे साफ है कि कतर नौसैनिकों के मामले में इटली का भी रोल है। दोहा के एक वकील ने बताया भारत के इन 8 नागरिकों से जुड़े कोर्ट से पूरे जजमेंट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। केस की फाइल अभी भी कतर के अथॉरिटीज के पास है। हालांकि इस मामले में 3 देशों के शामिल होने की बात है। अभी तक उनका नाम नहीं बताया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।